नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केबीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आपको पता ही है कि आज से हमारा चालू हो चुका है एफएलटी, जिसमें हम सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे और डेली ये क्लास शाम को 7 बजे आएगी। तो साथियों, हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और शुरुआत करिए अपने तैयारी की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क कहाँ बनाया जाए? पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नर्मदापुरम। कहाँ है साथियों प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क, कहाँ बनाया जाएगा? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा उज्जैन। जी हाँ, उज्जैन में बनाया जाएगा प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क। और साथियों, और बात कर लेते हैं तो जो है मुरैना। मुरैना में क्या बनाया जाएगा साथियों? तो मुरैना में बनाया जाएगा मेगा लेडर पार्क। मेगा लेडर पार्क। और साथियों, धार में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। कहाँ क्या बनाया जाएगा ये तो आप लोगों को पता हो गया कि उज्जैन में मेडिकल पार्क बनाया जाएगा, मुरैना में मेडर लेगा पार्क बनाया जाएगा और साथियों धार में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। देवी लोक का निर्माण कहाँ किया जाएगा साथियों? पहला है मैहर, दूसरा है सलकनपुर, तीसरा है देवास और चौथा है बागलामुखी आगर मालवा। कहाँ किया जाएगा देवी लोक का निर्माण? तो साथियों कहाँ की जाएगी? तो सलकनपुर सीहोर में की जाएगी। जी हाँ, सलकनपुर सीहोर में राज्य सरकार द्वारा देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, वस्त्र मंत्रालय और पर्यटन विभाग दोनों के संयुक्त प्रयास से किस जिले में ग्राम प्राणपुर को देश का पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा या फिर किया गया? पहला ऑप्शन है छिंदवाड़ा, दूसरा ऑप्शन है अशोकनगर, तीसरा ऑप्शन है साथियों शिवपुरी और चौथा ऑप्शन है बालाघाट। किसे किया जाएगा प्राणपुर को क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित? तो साथियों आपका सही आंसर होगा अशोकनगर। जी हाँ, अशोकनगर को किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वर्ष के लिए केंद्र द्वारा ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की अनुशंसा की है? किस वर्ष ओरछा के ऐतिहासिक समूह को? साथियों पहला ऑप्शन है 2025-26, दूसरा ऑप्शन है 2026-27, तीसरा है 27-28 और साथियों चौथा ऑप्शन है 28-29। किस वर्ष किया जाएगा साथियों? तो साथियों आपका सही आंसर होगा 2027 और 28 में ओरछा के जो ऐतिहासिक समूह है उसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग 2022 से सम्मानित किया गया है। पहला इमर्जिंग स्टेट, दूसरा लीडर स्टेट, तीसरा इंस्पायरिंग लीडर स्टेट और साथियों चौथा है राइजिंग स्टेट। क्या होगा आपका सही आंसर? कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से। साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? लीडर स्टेट। जी हाँ, लीडर स्टेट। इसका शुभारंभ कब किया इसे नामित? तो साथियों जनवरी 2024 में। जी हाँ, जनवरी 2024 में नामित किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार प्रदेश में के किस जिले में सबसे अधिक सुधार देखे गए हैं? गरीबी सूचकांक 2023 अनुसार पहला अलीराजपुर, दूसरा है बड़वानी, तीसरा है खंडवा, चौथा है
बालाघाट। कहाँ देखा गया है साथियों सर्वाधिक सुधार? तो साथियों सर्वाधिक सुधार देखा जाए तो अलीराजपुर में देखा गया है। कहाँ देखा गया है साथियों? अलीराजपुर में देखा गया। कितना रहा? तो यहाँ का रहा 31.5%। बड़वानी का था 28.8%। खंडवा का रहा साथियों 27.38% और बालाघाट का सुधार रहा साथियों 26.48%। पहला कब था साथियों? पहला संस्करण कब हुआ? पहला जारी कब हुआ था? 2021 में पहला जारी किया गया था। और साथियों ये कब जारी किया गया? तो यह गरीबी सूचकांक 2023 8 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। 8 अगस्त 2024 को यह जारी किया गया था। क्लियर है साथियों? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? जी हाँ, मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है साथियों? पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है पचमढ़ी, तीसरा ऑप्शन है ओमकारेश्वर और चौथा ऑप्शन है बैतूल। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो साथियों शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ओमकारेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओमकारेश्वर में स्थित है। ओमकारेश्वर कहाँ है साथियों? तो ये खंडवा जिले में है। कहाँ है? खंडवा जिले में। शंकराचार्य की गुफाएं यही है। शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा स्थापित की जा रही है। साथियों खंडवा जिले किस नदी के स्थित किनारे है? फिर ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर है? तो यह नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन है खजुराहो, दूसरा है सागर, तीसरा है मैहर, चौथा है भोपाल। अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है साथियों? तो साथियों उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के मैहर में किया जाता है। साथियों कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश के मैहर में किया जाता है। ठीक है। इसमें संगीत का विविधतापूर्ण प्रस्तुति की जाती है साथियों। ठीक है, संगीत का विविधतापूर्ण प्रस्तुति की जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? पहला ग्वालियर के दुर्ग में, दूसरा रायसेन के दुर्ग में, तीसरा ओरछा के दुर्ग में और साथ ही चौथा है बांधवगढ़ के दुर्ग में। आलमगीर का दरवाजा किस दुर्ग में है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा ग्वालियर के दुर्ग में। कहाँ होगा? ग्वालियर के दुर्ग में। ठीक है ना। यहाँ कितने दरवाजे हैं साथियों? तो यहाँ 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे। तो पहला तो आपका आलमगीर का दरवाजा हो गया, दूसरा हिंडोला दरवाजा, तीसरा साथियों गुजरी महल, चौथा चतुर्भुज और साथियों 5वां हाथी फोड़ दरवाजा। कुल कितने दरवाजे हो गए? 5 दरवाजे हो गए। कहाँ हो गए? ग्वालियर दुर्ग में होते हैं। और साथ ही ग्वालियर दुर्ग को किलो का रत्न भी कहा जाता है। किलो का रत्न कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साथियों आपका अगला प्रश्न है, वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन है? वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन है? पहले हैं विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, प्रवरसेन द्वितीय, सर्वसेन। कौन है साथियों वाकाटक राजवंश के संस्थापक? साथियों आपको पता ही होगा वाकाटक वंश कौन था? तो ये ब्राह्मण वंश था। कौन सा था? ब्राह्मण वंश था। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 255 से 275 ईस्वी के मध्य। अब की किसने थी साथियों? तो इसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने। किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। स्थापना तो हो गई साथियों, तो राजधानी कहाँ था? राजधानी की बात करूं तो ये नंदीवर्धन, नागपुर। तो अब पूछा क्या है वाकाटक वंश के संस्थापक? तो संस्थापक यहाँ पे देख लिए, क्या देखे साथियों? विंध्य शक्ति, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाकाटक वंश राजवंश के संस्थापक विंध्य शक्ति है। ब्राह्मण वंश है, 255 से 275 ईस्वी में चला, और साथियों राजधानी है नंदीवर्धन या नागपुर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? प्रभाकर डुंडीराज, डॉक्टर हरि सिंह गौर, तीसरा सेठ गोविंद दास, और साथियों चौथा है सुंदरलाल शर्मा। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया था? तो साथियों आपका सही आंसर होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए? प्रभाकर डुंडीराज। जी हाँ, प्रभाकर डुंडीराज ने। और साथियों इनके साथ किसने दिया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान ने, इन्होंने मध्य प्रदेश से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परमार वंश का शासक नहीं है? परमार वंश का शासक नहीं था साथियों। पहला ऑप्शन उपेंद्र, दूसरा ऑप्शन मुंज, तीसरा ऑप्शन गंगेदेव, चौथा ऑप्शन उदयादित्य। कौन परमार वंश का शासक नहीं था साथियों? तो साथियों गंगदेव। जी हाँ, गंगदेव परमार वंश के शासक नहीं थे। तो ये परमार वंश के नहीं थे, तो ये किस वंश के थे? तो ये कलचुरी वंश के थे। परमार वंश किस गंगदेव किस राजवंश से थे या फिर किस वंश से थे? ये कलचुरी वंश से थे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में हिंडोला महल कहाँ है? साथियों मध्य प्रदेश में हिंडोला महल कहाँ है? पहला ऑप्शन ओरछा, दूसरा ऑप्शन है मांडू, तीसरा ऑप्शन है खजुराहो, चौथा ऑप्शन है चंदेरी। हिंडोला महल कहाँ है? तो साथियों हिंडोला महल कहाँ है? तो यह है खजुराहो में। जी हाँ, हिंडोला महल कहाँ है? खजुराहो में। खजुराहो मांडू में है। मांडू कहाँ है साथियों? धार में है। हिंडोला महल मांडू में, और मांडू कहाँ है? धार जिले में स्थित है। और साथियों ये क्यों प्रसिद्ध है? तो रानी रूपमती और रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रणय कथा है। यहाँ प्रणय कथाओं का वर्णन है के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हिंडोला महल कहाँ है? मांडू में है। और मांडू कहाँ है साथियों? धार में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, आल्हा ऊदल किस क्षेत्र से संबंधित है? आल्हा ऊदल किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला चंदेरी, दूसरा विदिशा, तीसरा महोबा, चौथा पन्ना। किससे संबंधित है आल्हा ऊदल? तो साथियों ये महोबा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? महोबा से संबंधित है। इनकी वीरता की रचना साथियों
इनकी वीरता की रचना जगनिक ने की। इनके वीरता की रचना किसने की थी साथियों? जगनिक ने। किसमें की थी? तो आल्हा खंड में। आल्हा खंड में की थी, ठीक है ना। जिसमें कुल कितनी लड़ाइयां हैं साथियों? तो 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कितने लड़ाइयों का वर्णन है? 52 लड़ाइयों का वर्णन है। और साथियों ये वीर रस प्रधान काव्य है। वीर रस काव्य प्रधान किससे संबंधित है? वीर रस से है। 52 लड़ाइयों का वर्णन है। आल्हा खंड में है, ठीक है। जगनिक ने इसकी रचना की है। और आल्हा उधर किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो ये महोबा क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? पहला ग्वालियर में, दूसरा रीवा में, तीसरा धार में, चौथा भोपाल में। फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है साथियों? तो साथियों फड़के स्टूडियो आपके धार में स्थित है। कहाँ स्थित है? धार में स्थित है। इसकी स्थापना किसने की थी? M.R. फड़के ने। जी हाँ, M.R. फड़के ने स्थापना की थी। इसी कारण इस स्टूडियो का नाम क्या पड़ा? फड़के स्टूडियो। कहाँ स्थित है? धार में। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, जबलपुर स्थित मदन महल का निर्माण किस शासक ने कराया था? जबलपुर स्थित मदन महल का निर्माण किस शासक ने किया है? पहला राजा मदन शाह, राजा संग्राम शाह, राजा मकरंद शाह और साथियों चौथा ऑप्शन है रानी दुर्गावती। किसने जबलपुर में मदन महल का निर्माण कराया था साथियों? तो साथियों इसका निर्माण राजा मदन शाह ने कराया था। किसने कराया था? राजा मदन शाह ने कराया था। यह क्या है साथियों मदन महल? तो यह एक दार्शनिक इमारत है, दर्शनीय इमारत है। निर्माण कब हुआ साथियों? तो 1200 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापना किस वर्ष की? वीरांगना लक्ष्मीबाई सम्मान राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013 में। कब की गई थी साथियों? तो साथियों ये स्थापना की गई थी 2013 में। जी हाँ, यह 2013 में स्थापित की गई थी। यह पुरस्कार कब दिया जाता है साथियों? देश की सुरक्षा, अदम्य साहस, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण, श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान, इन सब के हेतु रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाता है साथियों। और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पुरस्कार में कितना दिया जाता है साथियों? राशि 2 लाख रुपए। पुरस्कार में राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, ख्वाजा महमूद गवा किस बहमनी शासक का प्रधानमंत्री था? ख्वाजा महमूद गवा किस बहमनी शासक का प्रधानमंत्री था साथियों? पहला अहमद शाह प्रथम, दूसरा महमूद तृतीय, तीसरा महमूद शाह, चौथा हसन गंगू। किसके था साथियों? ख्वाजा महमूद गवा किस बहमनी शासक का प्रधानमंत्री था?
तो साथियों यह थे महमूद रेती। जी हाँ, महमूद रेती के प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक साथियों, पहला है नामदेव, दूसरा है तुकाराम, तीसरा है एकनाथ, चौथा है ज्ञानदेव। कौन थे धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक? कमेंट करिए साथियों, कौन थे धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक? तो साथियों धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक एकनाथ और रामदास थे। एकनाथ और रामदास धरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कर्ण वंश का संस्थापक कौन है? कर्ण वंश का संस्थापक कौन है साथियों? देवभूति, सुशर्मन, वासुदेव, सिमुक। कौन है देव वंश के संस्थापक? साथियों वासुदेव है। इन्होंने देवभूति वंश की इन्होंने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की, देखो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है साथियों? देवभूति था। इसकी हत्या कर दी किसने की? वासुदेव ने। और वासुदेव ने इसकी हत्या कर साथियों किस वंश की स्थापना की? तो ब्राह्मण वंश की। ब्राह्मण वंश की हत्या की। और साथियों इस वंश का अंतिम शासक कौन था? किसके अंतिम शासक? कर्ण वंश का अंतिम शासक थे साथियों सुशर्मन। कौन था अंतिम शासक? सुशर्मन। और साथियों इसकी हत्या कौन की है साथियों? तो इसका सेनापति सिमुक। देखिए शुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या देवभूति की किसने की? वासुदेव ने। और किसकी स्थापना की? कर्ण वंश की। अब कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन था, उसकी हत्या किसने की? सिमुक ने। और सिमुक ने किस वंश की स्थापना की साथियों? तो सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की स्थापना की। क्लियर साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, रानी डिड्डा निम्न में से किस वंश की शासिका थी? रानी डिड्डा किस वंश की शासिका थी? पहला ऑप्शन कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा लाहौर वंश और चौथा इनमें से कोई नहीं। किस वंश की शासिका थी रानी डिड्डा? तो साथियों उत्पल वंश की थी। कब थी? 980 ईस्वी में। ठीक है ना। और साथियों उत्पल वंश कहाँ था? ये कश्मीर के उत्पल वंश, कश्मीर के उत्पल वंश की शासिका थी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राय प्रथम रे, राजेंद्र प्रथम रे, राजेंद्र द्वितीय ने, परांतक प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो साथियों इसका निर्माण कराया था, किसने कराया था साथियों? राज प्रथम ने। राजा प्रथम ने कराया था। ये किस वंश से संबंधित है साथियों? तो ये चोल साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? चोल राज से संबंधित है। और ये बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किससे संबंधित है? तो ये शिव को समर्पित है साथियों, शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, शिव भगवान को समर्पित है बृहदेश्वर मंदिर। राज प्रथम ने कराया था, चोल साम्राज्य से संबंधित है ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला कैबिनेट मिशन, दूसरा बॉम्बे मिशन, बॉम्बे प्लान, तीसरा बेबेल योजना, चौथा है माउंट बेटल योजना। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है, मतलब क्रम बताइए, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया साथियों। तो आइए देखते हैं साथियों। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया था साथियों?
24 मार्च 1946 को आया। कैबिनेट प्लान कब आया था? 24 कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। आपका बॉम्बे प्लान कब आया था साथियों? 1944 में आया था। इसके बाद आप देखें बेबिल योजना। बेबिल योजना कब आया था साथियों? ये 14 जून 1945 को आया था। और साथियों माउंट बेटन योजना कब आया था? तो ये 3 जून 1947 को आया था। कब आया था? 1947 को। अब देखते हैं क्रम पूछा है तो सबसे पहले कौन आया था साथियों? बॉम्बे प्लान। मतलब कौन सा? आप दो। तो दूसरा किस में? पहले ऑप्शन में है साथियों और दूसरे में। तीसरे चौथे पे नहीं है तो ये कट कर दो। देखो ऊपर नीचे हो गया है ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस पे विशेष ध्यान रखिए। पेपर में कई बार होते हैं कि सी ऊपर रहते हैं और बी नीचे, इसलिए हमने भी ऐसे कर दिए हैं। तो कैबिनेट सबसे पहले क्या आएगा? आपका बॉम्बे प्लान, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं फिर क्या आया 1944 के बाद 1945। तो 1945 तीसरा बेबेल योजना। क्या है साथियों? बेबेल योजना किस ऑप्शन में है? तो पहले में। दूसरे में नहीं है, मतलब खत्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले बॉम्बे प्लान, फिर बेबेल योजना, फिर साथियों कैबिनेट मिशन और लास्ट में आया था माउंट बेटन योजना। क्लियर है? आगे चलते हैं। मुगल शासक अकबर के किस जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया था? दस्तूर मेहरजी राणा, दूसरा जिन प्रभा सूरी, तीसरा हरि विजय सूरी, चौथा चंद्र प्रभा सूरी। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? तो आपका सही आंसर होगा हरि विजय सूरी। जी हाँ, हरि विजय सूरी होगा आपका सही आंसर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के किस शासक किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख? अशोक के किस शिला अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख है साथियों? पहला मास्की अभिलेख, दूसरा गुर्जरा अभिलेख, तीसरा भब्रू अभिलेख और साथियों चौथा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए किस में है साथियों? कमेंट करिए साथियों अशोक के किस अभिलेख में इसका वर्णन है। तो आइए देखते हैं साथियों। तो अशोक के भब्रू अभिलेख में किस में इसका वर्णन है? तो भब्रू अभिलेख में वर्णन है साथियों। क्या क्या त्रिरत्न है? तो बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये त्रिरत्न है जिसका भब्रू अभिलेख में क्या है? उल्लेख है। ठीक है साथियों। और इस अभिलेख में भब्रू अभिलेख में अशोक को स्वयं महाधिराज भी कहा जाता है। स्वयं को क्या कहा जाता है? स्वयं को क्या कहा है? मगधाधिराज। अशोक ने भब्रू अभिलेख में स्वयं को मगधाधिराज कहा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा हम डिटेल नहीं दे रहे हैं साथियों क्योंकि हम डिटेल से संबंधित पूरा देख चुके, इसलिए नॉर्मल डिटेल दे रहे हैं क्योंकि अपन ये एफएलटी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि डिटेल वाले अपने यूनिट वाइज हो चुके हैं। तो आपको ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप हमारे यूनिट वाइज वाला वीडियो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है साथियों। एक साइड लिखा है आपका इमारत, एक साइड लिखा है स्थान। आपका इसका मिलान करना है। तो देखते हैं। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में, बिहार अर्थात। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तीसरा जहांगीर महल बुरहानपुर। और साथियों बीबी का मकबरा औरंगाबाद। आप बताइए कौन सा मकबरा कहाँ है? ये तो आपको पता होगा, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कहाँ नहीं है, वो कहाँ है साथियों। तो देखते हैं क्या होगा साथियों आपका सही है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है साथियों? जल्दी से बताइए। तो ये सासाराम बिहार में है, इसमें कोई गलती वो नहीं है। दूसरा देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है साथियों? तो ये दिल्ली में है, ये भी सही है। दिल्ली के रंगून में है, रंगून में जानते हैं, आपको पता ही होगा। और साथियों
जहांगीर महल ये कहाँ है? तो बुरहानपुर में साथियों, बुरहानपुर में नहीं है, कहाँ है? निवाड़ी जिले में। कहाँ है? निवाड़ी जिले में है। और इसकी स्थापना किसने कराया था साथियों? वीर सिंह बुंदेला ने। ये वीर सिंह बुंदेला वही है जो जहांगीर से इसका वो हुआ था और जहांगीर के कहने पर सिख गुरु की हत्या की थी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ है साथियों? औरंगाबाद। क्लियर है? इतना तो क्लियर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में निम्न में से किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? पहला, तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर जयकर ने। दूसरा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरा, सरोजनी नायडू और तेज बहादुर सप्रू ने। और साथियों चौथा है, जवकर और सरोजनी नायडू ने। किसने की थी गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता? जल्दी से बताइए साथियों, किसने की थी? तो साथियों तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। कब की थी साथियों? तो 5 मार्च 1931 को। कब की थी साथियों? 5 मार्च 1931 को की थी। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ई.वी. रामास्वामी नायकर। तीसरा, ज्योतिबा फुले। चौथा है राजा राम मोहन राय। कौन है गुलामगिरी के लेखक? तो साथियों गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। कब की थी इसकी रचना? तो 1873 में। कब की थी साथियों? 1873 में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है साथियों। एक साइड है विद्युत परियोजना, एक साइड है संबंधित स्थान। मतलब कौन सा विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पहला है आपका अमरकंटक जबलपुर, चांदनी नेपानगर, संजय गांधी बीरसिंहपुर और बरगी सुहागपुर। तो कौन सा परियोजना कहाँ है साथियों? पहला ऑप्शन है 1 3 2 4, 1 2 3 4, 2 1 3 4 और 4 2 3 1। क्या होगा आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आइए देखते हैं साथियों, अमरकंटक कहाँ है? सोहागपुर में। कहाँ है? सोहागपुर में। कितने 100 मेगावाट का है साथियों? तो ये 500 मेगावाट का है। सोहागपुर विद्युत उत्पादन कितना करता है साथियों? 500 मेगावाट। चांदनी का देखते हैं, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है साथियों? तो नेपानगर, बुरहानपुर नेपानगर पे है। इसमें कितना मेगावाट है साथियों? तो ये 17 मेगावाट। कितना है? 17 मेगावाट है। संजय गांधी कहाँ है साथियों? जल्दी से बताइए। बीरसिंहपुर। संजय गांधी कहाँ है? बीरसिंहपुर है साथियों, 1340 मेगावाट। और बरगी कहाँ है साथियों? जबलपुर। बरगी जबलपुर में अर्थात कितना मेगावाट है साथियों? तो 90 मेगावाट है। कितने मेगावाट है बरगी? 90 मेगावाट है। अर्थात देखिए पहले का चौथा किसमें है साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चौथा किसी में नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पहला भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा जबलपुर, चौथा ग्वालियर। कहाँ है साथियों महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान? तो साथियों ये आपके जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। जी हाँ, जबलपुर में है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, किस जाति के पंचायत को गोहिया कहा जाता है? पहला ऑप्शन अगरिया, दूसरा ऑप्शन कोल, तीसरा है सहारिया और साथियों चौथा है पनिका। किसके पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो साथियों कोल जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। और गोहिया का जो मुखिया होता है साथियों
मुखिया। मुखिया को क्या कहते हैं साथियों? चौधरी कहते हैं। अब बोलेंगे कि भाई साहब आप इसका पूरा बताइए कि किस जनजाति को क्या बताते हैं, तो मैं नहीं बताऊंगा भाइयों। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हमारे यूनिट 10 जो चला है MCQs टॉपिक वाइज, आप उसको देखिएगा, जिसमें जनजाति है कोल बैगा वाला, उसमें देखिएगा, आपको उसमें पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो मुखिया को क्या बोला जाता है साथियों? चौधरी बोला जाता है। और निवास स्थान किधर है साथियों? इनका निवास किधर करते हैं? तो ये निवास सीधी सतना शहडोल, जी हाँ, सीधे सतना शहडोल जिले में ये निवास करते हैं। क्लियर साथियों? क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन पूरा डिटेल देंगे, क्योंकि अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रयास करने, FLT मतलब अपन को पूरे 100 क्वेश्चन करना है कम समय में, ताकि आपका भी कम से कम समय में रिवीजन हो सके। क्लियर साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? पहला ऑप्शन मंडला, दूसरा ऑप्शन है शहडोल, तीसरा है नर्मदापुरम और साथ ही चौथा ऑप्शन है टीकमगढ़। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? जल्दी से बताइए साथियों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो साथियों यह है नर्मदापुरम। जी हाँ, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा जिले में है। ठीक है साथियों, इसकी क्लियर साथियों? और साथियों इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था साथियों? तो 1999 2000 में किया था, 1999 से 2000 में किया था। और इसकी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1981 में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 1999 से 2000 है। और साथियों अब आप लोग बताना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? नदी साथियों, कौन सी नदी प्रवाहित होती है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में? क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी साथियों? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर 1974 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है ना? अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? तो 9 प्रोजेक्ट टाइगर हैं साथियों। कितने हैं? 9 हैं। और पूरे भारत में कितने हैं? 58 है। 9 कौन कौन से हो गए हैं साथियों प्रोजेक्ट टाइगर? ये बता दे रहा। आप लोग नदी बताइए, कौन सी नदी प्रवाहित हुई? तो राता पानी। और साथियों दूसरा है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये दोनों को क्या घोषित कर दिया चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सांख्य सागर झील, पहला पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा संजय राष्ट्रीय उद्यान, साथियों चौथा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान पर स्थित है साथियों? तो सांख्य सागर कहाँ है साथियों? शिवपुरी में है। कहाँ है? शिवपुरी में। और इसको साथियों रामसर में कब शामिल किया गया? तो 2022 में शामिल किया था। अब शिवपुरी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है साथियों? तो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और साथियों यहीं पे बना है जॉर्ज केसल भवन। जी हाँ, जॉर्ज केसल भवन कब बना है साथियों? 1911 में किया गया था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश किस जिले में जैविक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? पहला है मंडला, दूसरा है नर्मदापुरम, तीसरा है छिंदवाड़ा, चौथा है हरदा। कहाँ किया गया था साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों ये मंडला जिले में किया गया। कहाँ किया गया था? मंडला जिले में किया गया था। आगे चलते हैं अगले। और बता दें इसमें, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है ना, कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है साथियों? तो ये है जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साथियों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है? पहला पुरैना पन्ना, पुलखेड़ी राजगढ़, मनेरी मंडला, जग्गा खेड़ी मंदसौर। साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं है साथियों? तो साथियों जल्दी से बताइए क्या होगा। तो साथियों मध्य प्रदेश जग्गा खेड़ी। कहाँ है जग्गा खेड़ी मंदसौर? ये केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक केंद्र नहीं है, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 16 अगस्त 2017, 20 सितंबर 2017, 16 अक्टूबर 2017 और 25 अक्टूबर 2017 मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत कब हुई थी साथियों? तो साथियों इसकी शुरुआत हुई थी 16 अक्टूबर 2017 को। जी हाँ, 16 अक्टूबर 2017 को शुरुआत हुआ था साथियों। और इसमें कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और साथियों बाजार कीमत में अंतर सीधे किसानों के खातों में भेजा, सीधे किसानों के खातों में भेजा जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न, मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के बॉन्ड दर्ज कराने वाला मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है? पहला भोपाल नगर निगम, दूसरा जबलपुर, तीसरा इंदौर, चौथा है ग्वालियर। साथियों कौन सा नगर निगम है? तो जल्दी से बताइए कौन सा नगर निगम है साथियों? तो नगर निगम इंदौर है। जी हाँ, नगर निगम कौन सा है साथियों? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अब नाम दर्ज कराने वाला तो नगर निगम इंदौर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का मानव विकास संस्थान किस जिले में है? मध्य प्रदेश का मानव विकास संस्थान किस जिले में? पहला है भोपाल, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है जबलपुर, चौथा है अनूपपुर। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। क्या बोला है? मध्य प्रदेश का मानव विकास संस्थान कहाँ है? तो साथियों यह छिंदवाड़ा जिले में। कहाँ है साथियों? छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है? अमलाई, बीना, नेपानगर, सुहागपुर। कहाँ है ओरिएंटल पेपर मिल? तो साथियों ये अमलाई में है। अमलाई किस जिले के अंतर्गत आता है? शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है साथियों? शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं साथियों? तो पुस्तक छापने का कागज बनाया जाता है। जी हाँ, अमलाई ओरिएंटल पेपर में पुस्तक छापने का कागज उत्पादन करने के लिए इसे बनाया गया है। साथियों ये निजी क्षेत्र का कारखाना है। क्या है ये? निजी क्षेत्र का कारखाना है। ठीक है, आगे चलते अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 2011 में, 2012 में, 2013 में और साथियों 2014 में। कब की गई थी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना? तो साथियों ये की गई थी 2013 में। 2013 में भी कब? तो 1 अप्रैल 2013 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1 अप्रैल 2013 में किया गया था। साथियों इसमें राशि कितना दी जाती थी वित्तीय सहायता? तो 50,000 से कितना? 1 लाख 25 लाख 50,000 से 25 लाख दी थी। आयु कितनी थी साथियों? आयु भी निर्धारित था 18 से 35 वर्ष तक की। क्या है? 18 से 35। और साथियों योग्यता किसके लिए दिया जाता था? तो यह तकनीकी डिप्लोमा, साथियों तकनीकी डिप्लोमा और डिग्रीधारी युवाओं को, जिसके पास तकनीकी डिप्लोमा और डिग्री है
उन सभी को यह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना दी जाती थी। ठीक है ना, इसमें राशि कितनी से कितनी दी जाती साथियों, 50,000 से 25 लाख तक दी जाती थी। क्यों दी जाती थी साथियों, तो नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको की जाती थी। आगे चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम कर कौन, टेंडन, बंधन, कार्टिलेज, इरेओलर, ओरल कौन करती है साथियों, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए साथियों। तो साथियों कार्टिलेज करती है, कौन करती है, कार्टिलेज मुलायम करती है। ठीक है, और साथियों लिगामेंट क्या करता है, अस्थि से अस्थि को जोड़ने का काम करता है, और टेंडन अस्थि से हड्डी को जोड़ने को काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, ग्रहों की गति संबंधी नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, पहला न्यूटन द्वारा, दूसरा केपलर द्वारा, तीसरा गैलीलियो द्वारा, साथियों चौथा है कोपरनिकस द्वारा। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा, आपको पता ही होगा, केपलर द्वारा। जी हाँ, केपलर द्वारा किए गए थे। ग्रहों की गति कितने नियम बताए थे साथियों, 3 नियम। कितने नियम बताए थे साथियों, 3 नियम बताए थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है साथियों, पहला एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, और साथियों हाइड्रोजन एवं हीलियम। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है साथियों, गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो साथियों ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है साथियों, अंधेरे में देखने के लिए जो होती है उसका क्या नाम है, पहला कैरोटीन, रेडोप्लिसिन, आयोडाप्सिन, रेटिनिन। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर, जल्दी से बताइए। तो साथियों रोडोप्लिसिन है, रोडोप्लिसिन, जिसके कारण अंधेरों में देखने की क्षमता आ जाती है, बैंगनीकरण। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी एक हरित ग्रह गैस नहीं है साथियों, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, और साथियों चौथा है उपरोक्त सभी। हरित ग्रह गैस नहीं है साथियों, कौन सा, जल्दी से बताइए साथियों, कौन सा हरित ग्रह गैस नहीं है। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी सल्फर डाइऑक्साइड, यह हरित गैस नहीं है साथियों। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी गैस नहीं है, हरित गैस नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, नियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, और साथियों अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो साथियों किस पर है, तो हाइड्रोजन बम साथियों अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों परमाणु बम किससे संबंधित है, तो साथियों परमाणु बम संबंधित है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, परमाणु बम किस पे संबंधित है, नाभिकीय विखंडन।
नाभ की विखंडन। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? पहला 1980, 1974, 1981, 1986। कब किया था जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम? तो साथियों यह किया गया था 1974 में। जल उपकर कब किया गया था? 1980 में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? पहला पृष्ठवेदन, उत्फुलन, विद्युत पृथक्करण, उपक्रम परासरण। समुद्री जल को शुद्ध जल में किसके द्वारा बदला जाता है साथियों? तो साथियों आपका उत्फुलन के द्वारा, सॉरी उत्फुलन बोल रहा, उत्क्रम परासरण के कारण चेंज किया जाता है। जी हाँ, उत्क्रम परासरण के कारण इसे चेंज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संवहन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है? संवहन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। पहला ठोस एवं द्रव्य में, ठोस एवं निर्यात में, गैस एवं द्रव्य में, और साथियों निर्वात एवं गैस में संवहन की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो। किसके द्वारा साथियों? कहां से कहां? तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? द्रव्य एवं गैस में। जी हाँ, द्रव्य एवं गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, संवहन की प्रक्रिया द्वारा। क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन है? पहला उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? कि मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन एक ही में है। तो साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों ये है आपका सही आंसर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का स्रोत है? राष्ट्रपति वीटो शक्ति किस आर्टिकल के तहत लगा सकती है साथियों? पहला है 111, आर्टिकल 143, 172 और 112। किस आर्टिकल के तहत प्रयोग कर सकती है साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों राष्ट्रपति और राज्यपाल को आर्टिकल 111 के तहत वीटो की शक्ति प्राप्त है। किसके तहत? आर्टिकल 111 के तहत। और कितने प्रकार के वीटो होते हैं साथियों? तो 4 प्रकार के वीटो होते हैं, और एक वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैन सिंह ने किया था। जेपी वीटो का प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जैन सिंह ने। ठीक है साथियों, जिसे पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश किस अवधि में लागू के लिए लागू है? 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू है? पहला 2017-22, 2018 से 23, 2019 से 24 और 2020 से 25। 15वें वित्त आयोग किस सिफारिश की अवधि की है साथियों? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए साथियों जल्दी से। साथियों 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता पर हुई थी साथियों? तो एन.के. सिंह की अध्यक्षता पर इसका गठन हुआ। एन.के. सिंह, ठीक है, एन.के. सिंह के उसमें हुआ था साथियों। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त बंटवारे हैं साथियों। केंद्र और वित्त के बंटवारे की प्रावधान है। और साथियों एन.के. सिंह के अर्थात 2020 से 25 तक लागू किया गया है। कब तक? 2020 से 25। ठीक है, कब साथियों? 2020 से 25। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय बैंक द्वारा आरक्षित जमा अनुपात (RDR) को बनाए रखने के लिए नीतिगत साधनों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? पहला नगद आरक्षित अनुपात, सावधिक तरलता अनुपात, रेपो रेट
बैंक दर। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताइए। रेपो रेट। क्या होगा? रेपो रेट। क्या होगा साथियों? रेपो रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? पहला, आयरलैंड से, कनाडा से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। कहाँ से की गई है साथियों? जल्दी से बताइए, विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है संविधान में? तो साथियों यह लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। अब बताएंगे आप लोग कि ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है, जैसे एकल नागरिकता, राष्ट्रपति के पद, ये सब कहाँ से लिए गए हैं साथियों? ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो ये सब आप लोग देखिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं बता रहा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय की पुष्टि करता है? पहला, अनुच्छेद 135। दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 32। तीसरा है अनुच्छेद 129। चौथा है अनुच्छेद 226। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 129 के तहत है। और अभिलेख न्यायालय किस में है साथियों? तो आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 215 में। कब है अभिलेख इलाका, कहाँ है? 215 में। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुओं के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? वस्तुओं की आयात हेतु विदेशी वस्तुओं की स्वीकृति। पहला सेबी, दूसरा विनिमय बैंक, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा है वित्त मंत्रालय। कौन देता है साथियों? जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से वस्तुओं के माल आयात के संबंध में पूछा है साथियों। क्या होगा? भारतीय को विदेशी विनिमय स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक देगा। विदेशी विनिमय साथियों, विदेशी व्यापार के साथ स्वीकृति कौन देगा? तो कौन देगा? भारतीय रिजर्व बैंक देगा साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? पहला अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 151। किसके तहत किया गया है साथियों? तो साथियों आर्टिकल 148 के अंतर्गत, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की गई है। और साथियों वहीं, ठीक है ना, तो किसके द्वारा की गई? आर्टिकल 148 के तहत की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है? पहला है अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 308 और अनुच्छेद 317। लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा किस आर्टिकल के तहत दिया गया है साथियों? तो जल्दी से बताइए। तो आर्टिकल 311 के तहत। और कब, किस में? 311 तो भाग 14। जी हाँ, भाग 14 के तहत है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1950, 2 अक्टूबर 1951, 2 अक्टूबर 1952 और 2 अक्टूबर 1953। कब किया गया था भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारंभ साथियों? तो साथियों ये कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। कब की गए थे? 2 अक्टूबर 1952 को। उद्देश्य क्या था साथियों? क्यों लागू किया गया था? तो साथियों कृषि कार्यक्रम और
संचार प्रणाली में सुधार, के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि। ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। कब लाया गया था साथियों? तो 2 अक्टूबर 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न रहा, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ कौन पाता है? पहला साहूकार, दूसरा ऋणी, तीसरा बचत खाता रखने वाला, चौथा राजकीय पेंशनर। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ कौन पाता है साथियों? तो साथियों सबसे सर्वाधिक लाभ पाता है ऋणी। जी हाँ, ऋणी पाता है इससे सर्वाधिक लाभ। आगे चलते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में कैकर्स किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? कैकर्स को किस अन्य नाम से जाने जाती है यहाँ पे, ठीक है ना? पहला व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ब्लू हैट हैकर, एलिट हैकर। आप इसके बारे में यूनिट 9 में आप पूरा पढ़ेंगे, आपको सब पता चलेगा। अभी आप ये बताइए क्रैकर्स को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो यह कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति से संबंधित है, इसलिए सॉफ्टवेयर संबंधित पासवर्ड प्राप्त कर इस्तेमाल करने वाले अवैध कार्य के लिए क्या बोला जाता है साथियों? तो क्रैकर्स बोला जाता है। और क्रैकर किससे संबंधित है? तो यह ब्लैक हैट हैकर से संबंधित है। किससे? ब्लैक हैट हैकर से संबंधित है क्रैकर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन के बीच नेटवर्क संसाधनों को मैनेज करने तथा सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मानवीकृत करने के मध्य पाया जाता है? पहला नेटवेयर, दूसरा मेलवेयर, तीसरा एडवेयर, चौथा है मिडिलवेयर। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों आपका सही आंसर होगा मिडिलवेयर। जी हाँ, मिडिलवेयर इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है साथियों। पहला गूगल, सफारी, याहू, आकूट। कौन सा सर्च इंजन नहीं है साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों आकूट नहीं है। जी हाँ, आकूट सर्च इंजन नहीं है। ये क्या है साथियों? सोशल मीडिया का माध्यम है। ये क्या है साथियों? ये सोशल मीडिया का एक माध्यम है। सोशल मीडिया का एक माध्यम है। और गूगल, सफारी, याहू ये तीनों आपके सर्च इंजन है साथियों। क्या है? तीनों सर्च इंजन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समांतर गणना के साथ जुड़ा होता है? लैपटॉप, नेटबुक, नोटबुक, सुपर कंप्यूटर। अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समांतर गणना के साथ जुड़ा होता है साथियों। क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों ये आपका होगा सुपर कंप्यूटर। जी हाँ, यह सुपर कंप्यूटर जुड़े होते हैं साथियों। ये दुनिया के सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर। दुनिया के सबसे बड़े और तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं साथियों। और इसके जनक कौन है साथियों? तो सेमूर के। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? सेमूर के सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और भारत में कौन है साथियों? भारत में आप बताइए, विजय करके हैं। ठीक है, भांडेकर, विजय भांडेकर भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। और विश्व में कौन है? सेम्योर के। आगे चलते हैं। ब्राउजर क्या है साथियों? ब्राउजर क्या है? लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर, लैन में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर, तीसरा इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। और साथियों इनमें से कोई नहीं। ब्राउजर क्या है?
बताइए साथियों, ब्राउजर क्या है? तो साथियों ये इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है। क्या है? इंटरनेट पर वेब पेज को सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है ब्राउजर। आगे चलते हैं। स्पैम किस विषय से संबंधित है शब्द? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है साथियों? पहला कंप्यूटर से, दूसरा अर्थव्यवस्था से, तीसरा संगीत से, चौथा खेल से। स्पैम किस विषय से संबंधित है साथियों? तो साथियों ये किसका संबंध किससे है? कंप्यूटर से। किससे संबंधित है साथियों? कंप्यूटर से। स्पैम क्या करता है साथियों? तो यह इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर में भेजना साथियों। दूसरे कंप्यूटर में भेजना क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। यह ईमेल में अभेदकारी विवरण होता है। ठीक है, अर्थात ईमेल से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना क्या बोलता है? होता है साथियों स्पैम होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। उपयोगकर्ता दस्तावेज को नाम देता है उसे क्या कहते हैं? उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या बोलते हैं? फाइल नेम, यूजर नेम, डाटा, पासवर्ड। तो आपको सबको पता है उपयोगकर्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या बोलते हैं साथियों? फाइल नेम बोला जाता है। ठीक है, ये किस में हो सकता है साथियों फाइल नेम? तो यह किसी के अंक में हो सकता है, अक्षर से भी बनाया जा सकता है, और साथियों विशेष चिन्ह भी हो सकता है। इसमें विशेष चिन्ह भी हो सकता है। अंक, अक्षर और विशेष चिन्ह सभी हो सकते हैं फाइल नेम में। आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स का संबंध निम्न में से किससे है? रोबोटिक्स का संबंध किससे है साथियों? मैकेनिकल इंजीनियर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, कंप्यूटर साइंस से, उपरोक्त सभी से। रोबोटिक्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखते हैं साथियों, कंप्यूटर को बनाने के लिए, रोबोटिक्स को बनाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता होती है साथियों। किसकी आवश्यकता होती है? मैकेनिकल इंजीनियर की। ठीक है, अब मैकेनिकल इंजीनियर को इलेक्ट्रिकल कंपोर्ट से जोड़ने के लिए जोड़ा जाता है। किससे? इलेक्ट्रिकल से जोड़ा जाता है मैकेनिकल इंजीनियर को, इलेक्ट्रिकल कंपोर्ट से, अर्थात इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए। और साथियों इन सभी को किससे प्रोसेस करते हैं? तो कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं, अर्थात उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर का रोबोटिक्स का संबंध सभी से है। मैकेनिकल इंजीनियर से भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी, और कंप्यूटर साइंस से भी संबंध है। किसका? रोबोटिक्स का। तीनों का ही काम एक दूसरे पर निर्भर है। यदि तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो रोबोटिक्स का अपना कार्य नहीं करेगा। क्लियर साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है। पहला रोहिणी, IRS, कार्टोसेट, इनसेट। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? तो साथियों क्या होगा? तो साथियों आपका होगा सही आंसर इनसेट। इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1983 से की गई थी साथियों। इनसेट की शुरुआत कब से की गई थी? 1983 में की गई थी इसकी शुरुआत। ठीक है साथियों, यह भारत सरकार को यह क्या काम करता है? तो अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, अंतरिक्ष विभाग हो गए साथियों, दूरसंचार विभाग हो गया, मौसम विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, आकाशवाणी आदि का संयुक्त उद्यम है साथियों। आदि क्या है? ये संयुक्त उद्यम है। कौन है? इनसेट है। ठीक है, इनसेट मतलब ये साथियों INSAT, मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। क्या होगा फुल फॉर्म साथियों?
इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम होता है इनसेट का फुल फॉर्म। और साथियों ये किस कक्षा में स्थित रहता है, ये किस कक्षा में स्थित रहता है साथियों, तो ये किस कक्षा में स्थित रहता है जल्दी से बताइए। तो भू स्थित के उपग्रहों में स्थित रहता है, भू स्थित उपग्रहों के लिए होता है। किसके लिए भू स्थिर ग्रह है, अर्थात जीईओ। ठीक है ना, जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सेट। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। पहला, हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से और उपरोक्त सभी। क्या होगा साथियों जल्दी से बताइए। तो साथियों ये तंत्र के अनाधिकृत अभियान से सुरक्षित करते हैं, तंत्र के अनियंत्रित अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षित करता है कौन, कंप्यूटर पासवर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। पालघाट दर्रा निम्न पहाड़ियों के मध्य, पालघाट किनके मध्य है साथियों जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। पहला, नीलगिरी कार्डमम, नीलगिरी अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डमम, कार्डमम पलानी। पालघाट का दर्रा किसके किसके मध्य है साथियों जल्दी से बता दीजिए आप लोग। देखिए पहले आता है थाल घाट, फिर आता है भोर घाट, फिर आता है पाल घाट और फिर आता है सेनकोट्टा। थाल घाट कहाँ से है साथियों, मुंबई से नासिक, और मुंबई से पुणे भोर घाट। ठीक है, पाल घाट कहाँ है साथियों, अब पाल घाट का बताइए, पाल घाट कहाँ से है, तो नीलगिरी से अन्नामलाई, नीलगिरी से अन्नामलाई। और ये त्रिवेंद्रम केरल से कोयम्बटूर। ठीक है, तो ये सेनकोट्टा है, कोयम्बटूर त्रिवेंद्रम से कोयम्बटूर कौन सा है, सेनकोट्टा है। पाल घाट कहाँ है, नीलगिरी से अन्नामलाई। भोर घाट कहाँ है, मुंबई से पुणे। और साथियों थाल घाट है मुंबई से नासिक। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लघु या मध्यम हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित नहीं है। लघु और मध्यम हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित नहीं है साथियों। पहला, धौलाधर श्रेणी, दूसरा पीर पंजाल श्रेणी, तीसरा महाभारत श्रेणी, चौथा है जास्कर श्रेणी। लघु एवं मध्यम हिमालय किनके मध्य है साथियों, कौन सी श्रेणी नहीं आता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो साथियों लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सा शामिल है, धौलाधर, पीर पंजाल और महाभारत। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, लघु एवं मध्यम हिमालय के। और जास्कर श्रेणी इसके अंतर्गत नहीं आता है। जास्कर श्रेणी किसके अंतर्गत आता है साथियों, ये बताइए आप लोग। तो जास्कर श्रेणी आता है बृहद हिमालय, ये बृहद बोल रहा, ट्रांस हिमालय किसके अंतर्गत आता है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। जास्कर श्रेणी किसके अंतर्गत आता है साथियों, ट्रांस श्रेणी के, अरे सॉरी क्या बोल रहे हैं साथियों, लघु एवं मध्यम हिमालय के अंतर्गत कौन सी श्रेणी नहीं आती है। ठीक है ना, तो जास्कर श्रेणी किसके अंतर्गत आती है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। आगे चलते हैं। सूरजकुंड भूतापी विद्युत स्थल किस राज्य में स्थित है। सूरजकुंड भूतापी विद्युत स्थल किस राज्य में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। सूरजकुंड कहाँ है साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों ये छत्तीसगढ़ के टाटा पानी में है, टाटा पानी छत्तीसगढ़ में है, टाटा पानी नाम स्थान पर है। ठीक है, सॉरी ये पहला सॉरी सूरजकुंड का पूछ है। सूरजकुंड कहाँ है साथियों, झारखंड में, भूतापी विद्युत। और पहला मैं बता रहा था, पहला कहाँ है, टाटा पानी छत्तीसगढ़ में। पहला कहाँ है साथियों,
तातापानी छत्तीसगढ़ में है और सूरजकुंड भूतापी विद्युत स्थल का संबंध साथियों झारखंड से। कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ पर होता है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है? कर्क रेखा के निकट, विषुवत वृत्त के निकट, मकर रेखा के निकट और आर्कटिक वृत्त के निकट कहाँ होता है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र? इसका मतलब ITCJ साथियों। तो ये कहाँ होता है साथियों? जल्दी से बताइए। तो ये साथियों विषुवत वृत्त के निकट होता है। किसके कौन से वृत्त के निकट होता है? विषुवत वृत्त के निकट। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी अपनी जैविक मरुस्थल कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है साथियों यमुना, दूसरा है पेरियार, तीसरा है दामोदर और चौथा है महानदी। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? जल्दी से बताइए साथियों, क्या होगा आपका सही आंसर? तो साथियों आपका सही आंसर होगा क्या? दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से स्थित होता है साथियों? तो झारखंड स्थित छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से उद्गम होता है दामोदर नदी? छोटा नागपुर के पठार से स्थित होती है साथियों। इसमें क्या जाके मिलती है साथियों? हुगली नदी में जाके मिल जाती है। और साथियों कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवाहित होती है ये साथियों। कहाँ? कोयला खाद्यान और कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों में क्या होती है साथियों? प्रवाहित होती है। इसके कारण ये अति प्रदूषित हो गई है। अति प्रदूषित हो जाने के कारण इसे क्या बोला जाता है? जैविक मरुस्थल बोला जाता है। मतलब इसके जल पे कुछ भी उपजाऊ नहीं होता है साथियों, क्योंकि इतने केमिकल आते हैं, इतने कोयले के पानी अवशिष्ट इतने वो हो चुके हैं कि वहाँ की भूमि को ये बंजर बना रही है। अर्थात क्या बोला जाता है? इसे जैविक मरुस्थल बोला जाता है। किस नदी को बोला जाता है? दामोदर। कहाँ से उद्गम हुआ? छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम हुआ है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? मालवा पठार में, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार। आप लोगों को पता ही है कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे साथियों। तो कहाँ पाए जाएंगे साथियों? पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट आपको पता ही है ये भारत का मैप है, ये है बांग्लादेश, यहीं पे है क्या? सदाबहार वन। एक सेकेंड, क्या पूछा? निम्नलिखित में कहाँ सदाबहार वन पाए जाते? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं ये पूछा है। ठीक है साथियों। तो साथियों यहाँ है सह्याद्री इधर। तो सदाबहार वन यहाँ पाया जाए क्योंकि इस क्षेत्र में साथियों कितनी % वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक। पश्चिमी भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है साथियों। इसलिए क्या सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? तो पश्चिमी घाट पे पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सुंदरवन का सुंदरवन है, ठीक है ना, वो गलत हो गया था। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक सदाबहार वन पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है साथियों? बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है?
तो आपका आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। आइए देखते हैं साथियों, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या आएगा। ऊपर से देखते हैं, सबसे पहले कौन सा राज्य आएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका हिमालय अर्थात हिमाचल प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा साथियों, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और क्या आएगा साथियों इसी के अंतर्गत, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा साथियों असम, पश्चिम बंगाल भी इसी के अंतर्गत आएंगे, वेस्ट बंगाल। ये सब किसके अंदर आएंगे, हिमालय पर्वत के अंदर। तो कौन नहीं आएगा साथियों हिमालय पर्वत के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश आपका हिमालय पर्वत के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है साथियों, हिमालय के अंतर उत्तर प्रदेश किसके अंतर्गत आता है, मैदानी क्षेत्र है साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों। पहला ऑप्शन नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है साथियों, तो पर जल्दी से बताइए। तो साथियों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हुआ था। ये कहाँ है साथियों, उत्तराखंड में है। और सबसे बड़ा कौन सा है साथियों, हेमिस सबसे बड़ा, ये कहाँ है, लद्दाख में। और साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में स्थापित हुआ था, ये मध्य प्रदेश का पहला है। पहला भी और सबसे बड़ा भी। ठीक है साथियों, तो क्या बोला है, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है साथियों। ठीक है ना, और जिम कॉर्बेट का ही पुराना नाम है हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर, आगे चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हरित अभिकरण का अध्यक्ष नहीं है, अधिकरण के अध्यक्ष नहीं रहा है। पहला श्री लोकेश्वर सिंह पंटा, श्री स्वतंत्र कुमार, श्री टी.एस. ठाकुर, श्री आदर्श कुमार गोयल। कौन साथियों राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष नहीं रहे। तो पहले देख लेते हैं अध्यक्ष कौन कौन थे साथियों। तो अध्यक्ष कौन कौन से, श्री लोकेश्वर पंत तो अध्यक्ष थे। ठीक है ना, श्री टी.एस. ठाकुर ये भी अध्यक्ष थे, आदर्श कुमार गोयल ये भी थे, स्वतंत्र कुमार, श्री स्वतंत्र कुमार ये अध्यक्ष नहीं थे साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त की वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें किसके सम्मान में होता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा साथियों, केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें किनके समान होती हैं। तो जल्दी से बताइए साथियों किनके समान होती है। तो साथियों इसकी होती है, जल्दी से बताइए किनके, तो इनके होते संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान होती है। आगे चलते हैं साथियों, आपका अगला प्रश्न, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है साथियों। तो आपका पहला ऑप्शन 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष या 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 3 वर्ष या 62 वर्ष। जी हाँ, 3 वर्ष या 62 वर्ष आपका सही होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साथियों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष, 3 वर्ष या 62 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। क्या होगा साथियों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों इनके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है साथियों? 3 वर्ष या 65 वर्ष। और साथियों सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का साथियों 3 वर्ष या 60 वर्ष। आपको पता ही होगा ना 60 क्या। देखिए उनकी आयु 60 से ऊपर नहीं जा सकती, उससे पहले यदि बन गए हैं, अधिकतम यदि वो 59 वर्ष में बने हैं तो उनका 60 वर्ष में खत्म हो जाएगा, उनका कार्यकाल पूरा 3 नहीं चलेगा, ठीक है ना। और यदि वो 51 वर्ष के अंतर में बने हैं, 51 साल के अंदर में बने हैं, तो वह 51 से केवल 3 वर्ष तक बनेंगे, ना कि पूरे 60 तक। 51 3 कितना हो जाए, 54 वर्ष तक रहेंगे, ठीक है ना साथियों। 3 वर्ष या फिर अधिकतम आयु दिया है 65 वर्ष या फिर 60 वर्ष, तो वहां तक जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। क्लियर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? सिफारिश में से कौन सदस्य नहीं? पहला प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता और साथियों राज्यसभा के सभापति। तो क्या होगा आपका सही आंसर? तो पहले देख लेते हैं समिति में सदस्य कौन कौन से होते हैं साथियों। इसमें होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या होते हैं साथियों? तो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसके बाद होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, पहले प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरे नंबर पे होते हैं साथियों राज्यसभा के उपसभापति, चौथे नंबर के आपके होंगे केंद्रीय गृह मंत्री, पांचवें नंबर के होंगे लोकसभा के विपक्ष के नेता, और साथ ही चौथा होंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति शामिल होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं और साथियों राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। तो पूछा है कौन सदस्य नहीं है साथियों, तो इसमें राज्यसभा का सभापति इसके सदस्य नहीं है। क्लियर साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी? किसके स्थान पर नीति आयोग आया था साथियों? योजना आयोग के जगह पर, विधि आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। किसके स्थान पर आया था साथियों? तो साथियों यह आया था योजना आयोग के जगह में। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों? प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है। पहला राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग। संवैधानिक निकाय नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है संवैधानिक निकाय इसमें से? तो साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग। जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये क्या है? सांविधिक। ये सांविधिक और संवैधानिक में तो आपको पता ही होगा साथियों। संवैधानिक अर्थात जिसका वर्णन संविधान के किसी भी भाग या फिर किसी भी आर्टिकल में होता है उसे क्या बोलते हैं? संवैधानिक बोला जाता है। और सांविधिक किसे बोला जाता है साथियों? तो सांविधिक जो किसी अधिनियम के तहत लाया जाता है उसे सांविधिक बोला जाता है। तो जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग क्या हो गया आपका? सांविधिक हो गया। तो सांविधिक है अर्थात किस आयोग के तहत या फिर किस अधिनियम के तहत आया था साथियों? तो आया था राष्ट्रीय
महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत आया था और साथियों ये जारी कब हुआ था? जनवरी 1992 से। ठीक है, जनवरी 1992 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं थे साथियों, ये बताना है आपको। पहला है HK कृपलानी, दूसरा है BS हेजमाडी, तीसरा है डॉक्टर ML सहारे और चौथा है TN सेनन। कौन रहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखते हैं। HK कृपलानी साथियों, HK कृपलानी कब से कब तक रहे? तो 1947 से 1949 तक, 1947-1949 तक रहे। GS हेमनादी ये कब से कब तक रहे? तो 1955 से 1961 तक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे साथियों। और ML सहारे ये साथियों 1989 से 1985 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। और TN सेनन यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। क्या थे? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। कब से कब तक रहे साथियों? 1990 से 1996 के मध्य। जी हाँ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? TS सेनन थे। कब से कब तक? तो 1990 से 1996 के मध्य। क्लियर साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? पहला विधि एवं न्याय मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है कार्मिक प्रशासन मंत्रालय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? कौन सा मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा विधि एवं न्याय मंत्रालय। जी हाँ, विधि एवं न्याय मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? मध्य प्रदेश लोक सेवा के अध्यक्ष नहीं रहा साथियों। ऊपर नीचे हो गए, इसको समझ लीजिए। पहला SC सेठ, दूसरा R राधाकृष्णन, तीसरा S सुंदरम और चौथा DP अग्रवाल। अध्यक्ष नहीं रहा साथियों कौन? तो साथियों DP अग्रवाल। जी हाँ, ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है ना, क्योंकि ये कब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं है। साथियों इसको छोड़ दीजिए ये क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत किया जा रहा है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना, मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को किस नाम से संचालित किया जा रहा है? पहला आयुष्मान भारत निर्माम योजना, आयुष्मान भारत निरोगी योजना, आयुष्मान भारत रोग मुक्त योजना और साथियों चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही आंसर साथियों? तो जल्दी से बताइए साथियों क्या होगा आपका सही आंसर? मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत, तो साथियों आयुष्मान भारत निरागम्य योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई करता है। पहला है राष्ट्रपति के अनुमोदन से,
यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों मेजोरिटी तय की गई हो या फिर मेजोरिटी से, और संसद के अनुमोदन से या राज्य विधानसभा के अनुमोदन से। क्या बोला है? उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। उसके लिए किसका अनुमति चाहिए? किसकी अनुमति के तहत वो किसी अन्य स्थानों पर भी कर सकता है साथियों? तो साथियों, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति के अनुमोदन से कर सकता है। आगे चलते हैं। भारत में कोविड-19 के कारण सर्वाधिक मृत्यु दर किस राज्य में रही? कोविड-19 के कारण सर्वाधिक मृत्यु दर किस राज्य में रही साथियों? पहला महाराष्ट्र में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा मध्य प्रदेश में, और साथियों चौथा है केरल। भारत में कोविड-19 के कारण सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में रही साथियों? तो साथियों, सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में रही? तो ये साथियों महाराष्ट्र में रही। जी हाँ, सर्वाधिक मृत्यु महाराष्ट्र में रही, जबकि संक्रमण दर दूसरे नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पर कौन था साथियों? केरल तथा, ठीक है, तथा मृत्यु दर में दूसरे नंबर पर कौन था साथियों? दिल्ली था। कौन था? दिल्ली था। ठीक है साथियों, क्लियर है इतना? अब देखिए, महाराष्ट्र क्या था साथियों? सर्वाधिक मृत्यु और सर्वाधिक संक्रमण दोनों में ही मुंबई प्रथम स्थान पर था, परंतु संक्रमण में दूसरे स्थान पर केरल था। संक्रमण में दूसरे स्थान पर कौन था? केरल था। परंतु मृत्यु कहाँ हुई थी दूसरे नंबर पे? दिल्ली में सर्वाधिक। पहला सर्वाधिक मृत्यु महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पे दिल्ली थे। संक्रमण में पहले नंबर पे महाराष्ट्र था और संक्रमण में दूसरे नंबर पे कौन था साथियों? केरल में था। ये कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उदिता योजना का संबंध है। उदिता योजना का संबंध किससे है साथियों? पहला, किशोरी स्वास्थ्य से, कन्या शिक्षा से, शिशु लिंगानुपात से, मातृ मृत्यु दर से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित उदिता योजना का संबंध किससे है साथियों? तो साथियों, इसका संबंध है किशोरी स्वास्थ्य से। किससे संबंधित है? किशोरी स्वास्थ्य से। किशोरियों को क्या करना है साथियों? पोषण व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करके उनको किशोरियों के कार्यकलाप को तैयारी करना है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है साथियों? भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश, और साथियों चौथा है संघ के विधि मंत्री। भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो जल्दी से बताइए साथियों। तो साथियों, भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसके तहत करता है साथियों? तो आर्टिकल 76(1) के तहत करता है। महान्यायवादी का वर्णन कहाँ साथियों? तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, परंतु उसकी नियुक्ति किसके अंतर्गत होती है? तो आर्टिकल 76(1) के तहत इसकी नियुक्ति होती है साथियों। और राष्ट्रपति के साथ साथ कौन होते हैं साथियों? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने की, उसकी नियुक्ति किस अधिकार पर करते हैं? तो वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को ही महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है साथियों। और यह है भारत सरकार का प्रथम विधि आधिकारिक होता है। क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, तथा इसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। किनके द्वारा निर्धारित होता है? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी के वेतन भत्ते निर्धारित होते हैं। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है और इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया आर्टिकल 76(1) में है। क्लियर है साथियों? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संतुष्टि
निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? पहला एल.एम. सिंघवी समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा अशोक मेहता समिति और साथियों चौथा है संथानम समिति। पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संतुष्टि किस कमेटी द्वारा दी गई थी साथियों? तो उसकी दी गई थी एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। कब दिया गया था साथियों? 1986 में। कब दिया गया था साथियों? 1986 में दिया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय में पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है ना। आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस निगम पर किस कर निम्न में से निगम कर किस पर लगाया जाता है? निगम कर साथियों किस पर लगाया? कंपनियों की निवल आय पर, निगम की संपत्तियों पर, निगम द्वारा प्रदत्त उपयोगिताओं पर और साथियों निगम की व्यक्तिगत संपत्ति पर। निम्न में से किस पर लगाया जाता है निगम कर साथियों? निगम कर क्या है साथियों? एक प्रकार का, ये तो पहले आपको पता ही होना चाहिए, क्या है? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। निगम कर क्या है साथियों? प्रत्यक्ष कर है। एक सेकेंड साथियों, बस दो मिनट रुकिए, 2 मिनट। तो देखिए निगम कर क्या है साथियों? प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। निगम कर क्या है? प्रत्यक्ष कर है, जो कंपनियों की निवल आय पर लगाई जाती है। कंपनियों किस पर लगाई जाती है साथियों? निवल आय पर लगाई जाती है, ठीक है। और साथियों केंद्र सरकार द्वारा आरोपित व संग्रहित किया जाता है। किनके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। किनके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है ना। और यही साथियों निगम कर केंद्र सरकार के, निगम कर केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर है। क्लियर है साथियों? आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार के बजट में कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा या फिर चालू घाटा? क्या बोला जाता है साथियों? कुल प्राप्ति व कुल व्यय के अंतर को तो साथियों कुल प्राप्ति और कुल व्यय के अंतर को क्या बोला जाता है? बजट घाटा। क्या बोला जाता है साथियों? बजट घाटा बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में कब से रुपए चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? कब से भारत में कब से रुपया चालू खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय हो गया? पहला 2000 में, 2001 में, 1994 में, 1999 में। कब से हुआ साथियों? ये हुआ था 1994 से। कब से हुआ था साथियों? 1994 से हुआ था, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर घरेलू मुद्रा की बाजार को नियंत्रित परिवर्तनीय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और साथियों पूर्ण प्रतिबंधित ये किस समिति के उस पर हुआ था? तो यह परिवर्तनीय के लिए तारापुर समिति का गठन किया गया था। इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था? तारापुर समिति का गठन किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, राष्ट्रीय सिकल सेल
एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत भारत में कब से हुई थी? पहला 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2022, 2 जुलाई 2023 या फिर 1 जुलाई 2020। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन मिशन किस वर्ष शुरुआत की गई थी साथियों? तो साथियों इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2023 से। कब से? 1 जुलाई 2023 से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व सिकल सेल रोग को जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? पहला 19 जून, दूसरा 20 जून, तीसरा 12 जुलाई और चौथा है 20 जुलाई। सिकल सेल रोग जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो यह 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत किस जिले से हुई थी? उन्मूलन दिवस जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है, परंतु यह किस जिले से प्रारंभ हुई थी साथियों? पहला है लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, शहडोल। किस जिले से हुई थी साथियों? तो साथियों यह शहडोल से हुआ था। किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी घोषणा की थी। तो साथियों ये रहा आज का हमारा पहला FLT। हम ऐसे ही पूरा पेपर तक अब FLT लगाएंगे डेली शाम को 7 बजे। तो हमारे साथ जुड़ने मत भूलिए और हम इसमें पूरे 100 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। और साथियों हम ज़्यादा फैक्ट देने का प्रयास नहीं कर रहे, पर किसी किसी में देंगे, क्योंकि हम फैक्ट से संबंधित उधर देख चुके हैं। हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे साथियों, क्योंकि हम डेली आपके लिए FLT लाएंगे। तो हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहने, बने रहने के लिए आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।